हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम भारत के समस्त प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश इंडिया के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इनका प्रथम कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952 तक रहा। फिर इनका दूसरा कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957 तक रहा। इनका तीसरा कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 तक रहा। और इनका चौथा कार्यकाल 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक रहा था। यह पूरे 16 साल 286 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने भारत की आज़ादी के बाद आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया था। इन्होंने लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। इनका कार्यकाल 16 साल 286 दिन रहा, तो इन्होंने लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोड टिटो और अब्दुल कलाम नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इन्होंने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की थी। वह कोरिया के युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौतों को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी थी, तो ये इन जितने भी मुद्दे थे इन सब में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेहरू द्वारा लिखी पुस्तकें: भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकें, मेरी कहानी, पिता का पत्र, पुत्री के नाम, राजनीति से दूर, ये सारी पुस्तकें नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफ़ी स्नेह था और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ये नेहरू जी थे दोस्तों, इनको बच्चे अधिक प्रिय थे, इसलिए इनका जन्म 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार नहीं कर पाए, भारत के संबंधों में। और पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। और इनके बाद फिर दूसरे नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को पाकिस्तान के पंजाब सियालकोट में हुआ। और इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का ही रहा था। और इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, गुलजारी लाल नंदा। फिर इनके बाद तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने भारत के लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। और इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने नाम के अंत में श्रीवास्तव शब्द तब हटा दिया था जब इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली थी। पहले इनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, लेकिन इन्होंने श्रीवास्तव शब्द तब हटा दिया जब इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली थी। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। यह
गांधीवादी थे शास्त्री जी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। इन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। इन्होंने पहली बार महिला संवाहकों कंडक्टर की नियुक्ति की थी इनके कार्यकाल में। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। मतलब जो लाठी चार्ज होता है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उसमें पानी की बौछारों की शुरुआत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने ही करवाई थी। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल लगभग 18 महीने का रहा। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। गुजरात के आणंद जिले में दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इनके शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उससे 3 वर्ष पहले 1962 में भारत चीन से युद्ध हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री, इसी युद्ध में शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। इस युद्ध के बाद रूस की राजधानी ताशकंद जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर है परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं है। मतलब इस युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताशकंद में समझौता वार्ता चली और इसमें इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस नहीं करेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया और ताशकंद समझौतों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हत्याघात के कारण हुई। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को मानते हैं। इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके बाद फिर चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ था। इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। गुलजारी लाल नंदा को शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये दूसरी बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बने थे। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया था और इनकी मृत्यु लगभग 100 वर्ष की आयु में 15 जनवरी 1998 को हुई। इनके बाद फिर 5वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बने इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इन्होंने 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी। उसके बाद इन्होंने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था।
इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई थी। 1941 में भारत वापस आने के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में सेवा में रही। मतलब इनके पिताजी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके साथ यह उनकी निजी सहायक के रूप में रही। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। जो उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज, वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। जो इंदिरा गांधी ये 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। इनका प्रथम कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक रहा। फिर इनका दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक रहा। फिर इनका तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। साल 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। इसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुआ था और वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले, और अब उसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 में बांग्लादेश अलग देश बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था। 18 मई 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया और इसे पोखरण फर्स्ट नाम दिया। शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए परीक्षण का वर्णन करते हुए भारत दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधर बन गया। मतलब पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बाद भारत दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधर बन गया। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। 1975 में विपक्षी दलों ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन किया। मतलब जो 1975 में विपक्षी दल थे वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने बढ़ती मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदिरा गांधी के खिलाफ घोर प्रदर्शन किया। और राजनारायण जो बार बार रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते और हारते रहे थे, द्वारा एक चुनाव याचिका में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था। उसी समय मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, उन्होंने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी ने व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के पदक्षेप स्वरूप अशांति मचाने वाले ज्यादातर विरोधियों के गिरफ्तारी के आदेश दे दिया। तदुपरांत उनके मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फैले अव्यवस्था और अराजकता को देखते हुए आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दे। मतलब इनका जो मंत्रिमंडल था उसने सिफारिश की कि राष्ट्रपति अब आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दे। तदनुसार अहमद ने आंतरिक अव्यवस्था के मद्देनजर 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधानुसार आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी और राष्ट्रपति ने उसी टाइम आपातकाल लगा दिया 26 जून 1975 को। 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के खिलाफ इंदिरा का समर्थन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी सीट गंवा दी। मतलब जो 1977 के चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी का साथ नहीं दिया भारत के लोगों ने और इन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद भी 6 नंबर के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बरेली में हुआ था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा और इनकी पार्टी थी भारतीय जनता दल। यह पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस की जगह किसी अन्य दल से बने थे। मतलब ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार कांग्रेस की बजाय किसी अन्य दल से बने थे।
यह 21 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इनका चौधरी चरण सिंह से मतभेद था, इसी कारण इन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। यह भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। इसके बाद 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुस में हुआ। मतलब इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में इन्हीं के कारण जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को उनका अधिकार मिला। जो जमींदारी प्रथा चलती थी उसका उन्मूलन इन्हीं के द्वारा हुआ था उत्तर प्रदेश में। किसानों के हित में 1954 में उत्तर प्रदेश की भूमि संरक्षण कानून को पारित किया और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून को पारित किया था। यह केंद्र सरकार में मंत्री बने तो इन्हें मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना की थी। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की थी। ये जब 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। मतलब ये जब प्रधानमंत्री बने थे तब ये समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इन्हें 24 हफ्ते के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मतलब इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस सरकार थी उसने इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर 1980 की मध्य अवधि में चुनाव आयोजित किए गए। 23 दिसंबर इनके जन्म दिवस को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर को जो किसान दिवस मनाया जाता है वो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इनके बाद 8वें नंबर की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इनका इस बार का कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। 1984 में इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसके तहत सेना को सबसे पवित्र सिख मंदिर स्वर्ण मंदिर भेजा गया क्योंकि भारत सरकार का मानना था कि मंदिर परिसर का इस्तेमाल भिंडरवाले जैसे अपराधी को आश्रय देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के परिणाम स्वरूप कई नागरिक मारे गए। इससे कई सिख क्रोधित हो गए थे। इंदिरा गांधी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से 2 थे, जसवंत सिंह और बेअंत सिंह। दोनों सिख 31 अक्टूबर 1984 को वे अपनी सेवा हथियारों के द्वारा सफदरगंज रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या कर देते हैं। इंदिरा गांधी का जीवन विश्व में भारत की महिलाओं को एक सशक्त पहचान दिलाने वाला रहा है। जो इंदिरा गांधी थी वो आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है। इंदिरा गांधी के नाम पर देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज है और इनके नाम पर बहुत सारे सड़क मार्ग भी बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इसके बाद भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक है। फिर इसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 2 अक्टूबर 1989 तक रहा। यह सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भारतीय थे। जो राजीव गांधी थे इनकी उम्र 41 वर्ष थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वह एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे। परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद इंदिरा गांधी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। यह अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। जो देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति आई उसका श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। राजीव गांधी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य।
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। जो स्थानीय स्वराज संस्था है उनमें 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम सबसे पहले राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में किया था। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करके युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। पहले मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन उसे कम करके 18 वर्ष राजीव गांधी ने करवाया। चुनावों का प्रचार प्रसार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी के एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी बम विस्फोट के द्वारा। और फिर 10वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में होता है। यह 1969 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य चुने गए। यह 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यह राजीव गांधी मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री पदों पर भी आसीन थे। जब यह रक्षा मंत्री थे तो इनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला सामने आया था। ये वीपी सिंह जब रक्षा मंत्री थे तब इनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला भी सामने आया था। 1988 में जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ विलय होकर जनता दल पार्टी का गठन किया और 1989 में भाजपा के समर्थन से पीएम बने थे। जो वीपी सिंह थे ये 1989 में भाजपा के समर्थन से पीएम बने। राम रथ यात्रा के विरोध के बाद भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार ने अविश्वास मत के बाद बहुमत खो दिया। जब लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा निकाली थी उसका विरोध किया इन लोगों ने, तो भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार अविश्वास मत के होते बहुमत खो दिया इसने। फिर इसके बाद 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह का जन्म 17 अप्रैल 1927 को हुआ और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा और इनकी पार्टी थी समाजवादी पार्टी। यह अपनी सरकार में फूड बजट भी पास नहीं कर पाए, कोई कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 21 जून 1991 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब कांग्रेस के समर्थन से ये प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस ने इनसे समर्थन वापस ले लिया और 21 जून 1991 को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद 12वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। इनका जन्म 28 जून 1921 में हैदराबाद तेलंगाना में होता है और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 19 मई 1996 तक रहा और इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने थे। जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया उस समय भारत की स्थिति बहुत गंभीर थी। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, भारत के पास अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी। उसी समय इन्होंने आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के कारण इनको भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री इन्हीं के कार्यकाल में बने थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है 1992 में, उस समय के प्रधानमंत्री यही थे। इसके बाद फिर 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहता है। संख्या बल नहीं होने से यह सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई थी। मतलब ये इनका 13 दिन का कार्यकाल था। इसके बाद फिर 14 नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। इनका जन्म 18 मई 1933 को हुआ और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और इनकी पार्टी थी भारतीय जनता दल। ये भारतीय जनता दल से प्रधानमंत्री बने थे HD देवगौड़ा। फिर इसके बाद 15 नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को होता है और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा और यह भारतीय जनता दल से चुने गए थे। इसके बाद भारत के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा और इनकी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई थी। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहते थे। इसके बाद इन्होंने DAV कॉलेज कानपुर से MA किया। इसके बाद कानपुर से ही LLB की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूर्ण निष्ठा से संघ कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ लिया इन्होंने। ये हिंदी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। जो अटल बिहारी वाजपेयी ये भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद इन्होंने ही जनसंघ को संभाला था। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। यह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन के सदस्य चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी के कार्यकाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य: भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जो 11 और 13 मई को मिशन किया गया था पोखरण में। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, इस परमाणु परीक्षण का नाम। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नामक दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा की शुरुआत की गई इनके द्वारा। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम यात्री के रूप में पाकिस्तान की यात्रा पर गए और नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन पाकिस्तान को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कारगिल युद्ध छेड़ दिया। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की छह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी इलाकों को कब्जा कर लिया। अटल बिहारी ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। जो अंतर्राष्ट्रीय सलाह थी अटल बिहारी वाजपेयी को, वो ये थी कि आप पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं करोगे। फिर भी अटल जी ने अपनी सूझबूझ और धैर्यपूर्वक काम करते हुए सेना के सहयोग से अपने क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों को भगाया और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अपन कारगिल विजय पाते हैं, तो इस दिन को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इनके द्वारा ही भारत के चारों कोनों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया इनके कार्यकाल में। इसके बाद संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग आदि का गठन किया इनके द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की गई थी। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। अटल जी ने 1991 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को जोड़ा। मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, उसमें जय विज्ञान को इन्होंने जोड़ दिया था। 2005 में खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी 2005 में खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए थे। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है 25 दिसंबर, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन्हें सन 1992 में पद्म विभूषण और सन 2015 में इनके जन्मदिन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2018 को दिल्ली एम्स में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद फिर 17वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान पंजाब में हुआ था और इनका प्रथम कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहा। फिर दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से
26 मई 2014 तक रहा। और इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। अच्छे अर्थशास्त्री होने के कारण इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया था। इस मंत्रालय को काम अपने अधीन ही रखा और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो ये वित्त मंत्रालय था इसका काम इन्होंने अपने अधीन ही रखा और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया था इन्होंने। ग्रामीण जन समुदाय के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया था। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना करना पड़ा था इन्हें, और उसमें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटालों का इन्हें सामना करना पड़ा था दूसरे कार्यकाल के दौरान। 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था और इसके बाद फिर भारत के 18वें नंबर के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था और इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 और फिर इनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से अभी वर्तमान तक है। और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यह भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2000 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी है ये विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। कौन? नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि है। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग को श्री मोदी ने हटाया और नीति आयोग का गठन किया। इन्होंने किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। तो योजनाएं इस प्रकार है: प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं इनके द्वारा चलाई गई है। 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की पूरी छूट दे दी गई है। ये ऐतिहासिक फैसला इनके द्वारा लिया गया है। 8 नवंबर 2016 को इन्होंने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया। ये इनका बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। इन्होंने जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा थी उसको हटा दिया अनुच्छेद को, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई इनके द्वारा, इनके निर्देशों पर भारतीय सेना के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण, यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूरी पर साबू बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू पर है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण इनके कार्यकाल में किया गया है, और अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी इन्हीं के कार्यकाल में भी किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।